हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज है नया दिन और आज हम जा रहे हैं अपने एक बहुत क्लोज जानने वाले से मिलने के लिए। और उनसे मिलने का पर्पस सिर्फ ये है कि उनसे उनकी स्टोरी के बारे में जानें, उनकी डिटेल के बारे में जानें, कैसे कि वो क्या करते हैं, क्या उनका काम है, कैसे वो यहाँ आए, कैसे उन्होंने सेटअप बनाया। तो वो सारी चीज़ें उनसे जानने जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और साथ साथ में आपको भी मिलाते हैं उनसे। जैसा आपको हम बता रहे थे नीचे, वो हमारे भाई समान है। सारा सपोर्ट, जैसा मैंने बताया था कि हमेशा उनका सपोर्ट हम लोग के साथ रहा है। मतलब पिछले 20 सालों से जिस भी काम में हम लोगों ने हाथ डाला उसमें उनका सपोर्ट रहा है। और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज हम इस लेवल पे हैं कि आप लोगों को ये चीज़ दिखा पा रहे हैं या बता पा रहे हैं। तो आइए उनसे मिलाते हैं आपको और कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। सर हेलो, गुड इवनिंग जी, थैंक यू। तो सुमित भैया, हेलो सर हमारे सर तकरीबन 20 साल, तो 20 साल कोई छोटा समय नहीं होता। तो सुमित भैया से मिलने के लिए हम आए हैं आज और भैया से जानते हैं कि भैया कैसे यहाँ पहुँचे। जैसा मैंने आपको डिटेल किया था कि भैया एक एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। एक छोटे से एरिया को इतना डेवलप कर रखा है इन्होंने। तो भैया ज़रा सा आपका इनपुट जानना चाहेंगे कि आपने ये शुरुआत की और उस एरिया को इतना डेवलप किया, अपने स्कूल को इस लेवल तक पहुंचाया, लेकिन कभी हम लोग का डिस्कशन नहीं हुआ था। तो आज आपसे सिर्फ ये जानने के लिए हम आए कि आप कैसे इसको चीज़ों को यहाँ तक लेके आए और इतनी चीज़ें अभी जो नॉर्म्स और सारी चीज़ें आ रही हैं, तो कैसे अभी इन चीज़ों को आप मतलब शुरुआत में आप ये बताइए सबसे पहले कि आपने शुरुआत कैसे की थी। वेल, एजुकेशनिस्ट के हैसियत से तो वो मैंने कभी अपना कैरियर को कभी सोचा ही नहीं था स्टार्ट करने के लिए। मैं एक होटेलियर था और क्योंकि मेरे फादर एक सीनियर पोस्ट पे आईआईटी खड़गपुर में थे और उनका यूजुअली ये होता है कि जितने भी आईटीएंस होते हैं उनका हमेशा एक जैसे कि आईएएस का होता है कि उनके बच्चे आईएएस बने, तो आईटीएंस का भी ये होता है कि मेरा बेटा भी पढ़ाए और शिक्षा दे। बट मैं थोड़ा सा अपरेंटली थोड़ा अलग टाइप पे था, थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा थी और मुझे कुछ अपना कुछ करना था और ज़बरदस्ती कहिए या ज़िद से कहिए मैंने होटल मैनेजमेंट किया। आई वर्क फॉर ताज फॉर ऑलमोस्ट 4.5 years। फिर भी फादर को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि एक एजुकेशनिस्ट का बेटा है तो उनके एजुकेशन में जाना चाहिए। उसी के सफ़र से निकले, हमने कहा ठीक है हम होटल एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन भी रहेगा होटल भी रहेगा। करने निकले थे और कलकत्ता से सफ़र स्टार्ट किए जबलपुर के लिए। 2000 में जब हम गोंडा तक पहुँचे और ट्रेन वहाँ से गुजर रही थी, देयर वाज इंडियन ऑल इंडिया स्ट्राइक, भारत बंद थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे और 3 दिन के लिए भारत बंद, चक्का जाम हो गया था, वॉट एवर रीजन्स हुआ। तो हमें गोंडा स्टेशन में रुकना पड़ा। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2000। और नया शहर यूपी में, कभी यूपी बंगाल से थे तो जा रहे थे जबलपुर और जबलपुर में होटल एजुकेशन का कुछ खोलना चाह रहे थे। तो हमने कहा गोंडा में जब आगे जा ही नहीं सकते तो यहीं पे ऑप्शन क्या है, अपना प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक गेस्ट हाउस था तो उसी में रुकना था क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, बाहर भी जाने नहीं दे रहे थे। बीचों बीच रात के करीब 2-2:30 बजे ट्रेन हॉल्ट हो गई और लोगों ने बताया कि यहाँ से बाहर मत जाइए, बहुत डेंजरस शहर है, आपके पर्स छीन लेंगे, आपके अंगूठी छीन लेंगे, आपके चश्मे तक निकाल लेंगे, आपके घड़ी निकाल लेंगे। हमने कहा अभी भी गुंडा राज है, इट्स समथिंग स्ट्रेंज बिकॉज इंडिया तो बाकी बड़े शहर तो डेवलप कर ही रहा है डेफिनेटली। एनीवे, जब रुक गए तो हमने कहा कि जब दूसरे दिन, उस दिन तो रात को रुक गए थे, दूसरे दिन सुबह सोचा कि चलो शहर का चक्कर मार ले। जब बाहर निकले तो देखा सिर्फ लखनऊ डायसिस की एक ही स्कूल थी, फातिमा। और लगा कि ठीक है चलो यहीं पे एजुकेशन कुछ स्टार्ट किया जाए क्योंकि बहुत ही
पिछड़ा हुआ जगह था, अवेयरनेस ज़ीरो है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, लोगों के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, मेनली फार्मर्स है, विलेजर्स है, बट वो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, बट उनके पास ना कोई साधन संसाधन कुछ नहीं था। जबलपुर तक जाना ही था, हमने कहा बाद में चले जाएंगे, पहले गोंडा शहर को देखते हैं। उस समय चंद स्कूल थे सिर्फ, केंद्रीय विद्यालय एज ऑफ, क्योंकि मैं भी एक केवी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, क्योंकि पापा के 10 जगह ट्रांसफर्स होते थे, तो आई वॉज बोर्न इन IIT दिल्ली, देन टू IIT कानपुर, देन फाइनली गॉन टू IIT खड़गपुर। तो होता क्या है कि IITs के बच्चे भी क्योंकि ट्रांसफरेबल होता है तो KVs में ज़्यादा एडमिशन लेते हैं। जो भी ट्रांसफरेबल जॉब में होता है वो 3 साल या 5 साल में जो ट्रांसफ़र होते हैं आर्मी के या एयरफोर्स के, तो मैं ज़्यादातर एयरफोर्स खुद भी पढ़ा हूँ, KV के एयरफोर्स एरिया में। तो KVs थी वहाँ पे रेलवे के अंडर में, क्योंकि रेलवे भी ट्रांसफरेबल जॉब है, तो रेलवे का KV था। और फातिमा थी, एंड दे वर ओनली 1 or 2 more schools इन द नेम ऑफ रविचंद्रन अकेडमी, और बस दैट्स इट, 3 ही स्कूल थे अगर पहले से। तो वहीं से हमारी सफ़र स्टार्ट हुई कि गोंडा जैसे पिछड़े हुए शहर को हम उसको डेवलप करें, और एक चैलेंज के साथ हमने स्टार्ट किया उसको, क्योंकि है तो बहुत ही पिछड़ा। परसेंटेज रेट ऑफ अगर देखेंगे लिटरेसी परसेंटेज रेट, शायद मेरी जानकारी में 34 to 38% लिटरेसी है, बहुत कम है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूपी। और विलेजर्स ज़्यादा है, फार्मर्स ज़्यादा है, और अच्छी बेल्ट है, बट उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है पढ़ाई करने के लिए। मुझे लगता है कि वहाँ के बच्चे, जो एवरेज एक बच्चा है, वो अवेयर काफ़ी होना चाहते हैं, एंड दे वांट टू परफॉर्म समथिंग। ऐसा नहीं है, गोंडा एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कंस्टिट्यूंसी हुआ करता था, और वो वहीं से चुनाव लड़ते थे। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जगह डेवलप नहीं कर पाई, अच्छे लोग वहाँ से डेवलप करके गए हैं। बेसिकली आज भी जो हमें चैलेंजेस मिलते हैं, पेरेंट्स अवेयर नहीं है, अवेयरनेस की कमी बहुत है, लोगों के पास पैसे की कमी है डेफिनेटली। वो बाहर के जो दुनिया है, या बाहर इन द सेंस वो अपने गोंडा शहर के बाहर को ही बाहर की दुनिया मानते हैं। तो लखनऊ तक तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाहर जाने के लिए वो हिचकिचाते हैं। लेकिन 2000 से लेकर 2020 तक अब समय का काफ़ी बदलाव हुआ है, और मेरे जानकारी में काफ़ी बच्चे, जब लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था, मैं ये खुद सरप्राइज था कि 1700 प्लस बच्चे सिर्फ गोंडा जनपद के थे जो कि कोटा में ट्रेनिंग लेते हैं। इट इज़ अ ह्यूज इन नंबर, 1729 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि वो माइग्रेंट लेबर्स के साथ आए थे, और हम वहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स के फूडिंग के हम लोग सारे स्कूल मिलके माइग्रेंट लेबर्स का फूड के लिए हम लोग अरेंजमेंट किए थे अकॉर्डिंग टू DM's रिक्वेस्ट। और हम लोग ने उस समय ये नोटिस किया कि जितने भी बसेस आए थे उन बच्चों को लेकर, एंड द नंबर वाज ह्यूज, दैट इज 729 अप्रॉक्सीमेटली, प्लस नॉट माइनस। तो 2000 का गोंडा और 2020 का गोंडा में बहुत अंतर है। दूसरी चेंजेस जो मैंने कहा कि शुरुआत में जब मैं 2000 में आया था, तो रात को लोगों ने कहा कि आप बाहर मत निकलिएगा, स्टेशन में आपको छीन लिया जाएगा सब कुछ। तो आज वो गोंडा नहीं है, इट हैज़ डेवलप्ड अ लॉट, लोगों की मानसिकता बदली है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी होगी, डेफिनेटली लोग बाहर निकले, लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर निकले, तो डेफिनेटली वो अवेयरनेस ख़त्म हो गई है। तीसरी, जितने भी यंग जनरेशन्स है वो बाहर जाना चाहते हैं, वो गाज़ियाबाद जैसे शहर में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अपना मेडिकल्स कर रहे हैं और ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, तो जिस वजह से भी डेवलपमेंट ओवरऑल आए हैं। तो ये तो बड़ा अलग सी चीज़ थी। वैसे अब जैसे वे अभी जो सिचुएशन चल रही है, जैसे गवर्नमेंट के नए नॉर्म्स आ रहे हैं स्कूलों के लिए, और NEP भी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट होने वाली है। मेरे ख्याल से शायद वो 2020 या 21 में इम्प्लीमेंट होती, बट चूँकि कोविड की वजह से पोस्टपोन हुई है। तो आपका क्या आउटलुक है, या क्या सोचते हैं इस बारे में? हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स के विजन्स तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे हैं, और उसी के अंतर्गत में मुझे लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है क्योंकि उन्होंने काफ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी सारे देश घूम के आए। जो हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स है जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, जो कि
हमें कोविड में भी हमने उस ट्रायल एंड मेथड किया कि अब्रॉड में इन द सेंस इंडिया के बाहर कोई भी कंट्रीज़ में, अब छोटे छोटे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ भी ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, या जो भी अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है, उसमें ओपन बुक टेस्ट एग्ज़ाम कराते हैं जी। OTBA। बट हमारे बच्चों का एक सिमिलर पुराने तरीके से चलती चली आ रही है कि जो बच्चा ज़्यादा रट लेगा उसे 100 में 100 मिलेगा। सही बात है। जो बच्चा का ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर होगा उससे 45 या 55 या 65 मिलेगा। NEP का टोटल पॉलिसी इसी पे है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि फोकल से वोकल से लोकल, तो NEP इज ऑलमोस्ट फ्रेम्ड इन दैट वे। एंड मुझे लगता है कि जो ये बुकिश नॉलेज है बच्चों का, उससे बाहर निकल के अपना क्रिएटिव माइंड को, इमेजिनेशन माइंड को और एनहांस करने की ज़रूरत है, और NEP उसको हेल्प करेगी। बिकॉज आप एक बच्चे को सिर्फ उसके करियर ओरिएंटेशन, उसके जो सिलेबस है, उसके जो करिकुलम है, उस पर रट के एग्ज़ाम नहीं देना है। NEP आपको टोटल मार्किंग पैटर्न्स चेंज कर दिए। यूजुअली स्कूल्स क्या करते हैं, ठीक है, सपोज रेजी स्टडिंग इन क्लास 5, उनके एक साल भर का परफॉर्मेंस, बट NEP का जो एक्चुअल जो मेन मोटिव है कि आप उस बच्चे को पूरे साल भर उसको स्टडी करिए, उसको समझिए, उसको पढ़िए, उसका ग्रास्पिंग स्किल्स देखिए, वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। सुना था फिनलैंड में या जापान में भी इवन इनफैक्ट कि छोटे बच्चों को जब एकदम 3.5 ईयर्स या 3 ईयर्स के जो होते हैं बच्चे, उनको एक कमरे में रख दिया जाता है, कमरा बंद कर दिया जाता है, राइट। एंड उसमें कई सारे सुई से लेकर शिप तक का चीज़ें रख दी जाती है। तो दे वॉच दोज चिल्ड्रन कि वो किस चीज़ को पकड़ रहे हैं, उनकी इंटरेस्ट किस चीज़ पे है, क्या टेक्नोलॉजी पे है, क्या इंजीनियरिंग पे है, क्या एकेडमिक्स पे हैं। तो उसी के हिसाब से उनको ट्रेन करते हैं। शायद हमें भी ये चीज़ ज़रूरत है, क्योंकि हम बुकिश नॉलेज पे बहुत ज़्यादा, मार्किंग अप पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और उसी पे एम्फेसाइज करते हैं कि आप ये प्रश्न पढ़ लो, इसकी रट्टा मार लो, इसी से आप आगे बढ़ जाओगे। यही प्रॉब्लम इवन MBBS के या फ्यूचरिस्टिक जो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स होते हैं जो हमारे देश से निकल के बाहर जाते हैं, दे फेस ए इमेंस चैलेंज फॉर सेम एज दिस, क्योंकि उनके जो नॉलेज है, जो मैंने काफ़ी सारे बच्चे इटली के या वेनेजुएला के काफ़ी सारे बच्चे मैंने स्टडी किया, उनके साथ इंटरेक्शन की, तो उन्होंने यही कहा कि सर जो हमें पढ़ाते हैं, प्रोफेसर जो हमें पढ़ाते हैं और जो क्वेश्चंस देते हैं और जो सिलेक्ट करते हैं, दे आर ऑल 3 डिफरेंट पीपल्स। बट हमारे इंडिया में यही नहीं है। मैं अगर मैथ्स का टीचर हूँ, मैं मैथ्स पोर्शन सिलेबस सेट करता हूँ, मैं ही सवाल हिंट दे देता हूँ, मैं ही क्वेश्चन पेपर भी तैयार करता हूँ, मैं ही चेकिंग करता हूँ, और फिर उसमें मैनिपुलेशंस बहुत सारे होते हैं जो मैं बताना नहीं चाहूँगा, राइट। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विल डेफिनेटली हेल्प इवन फॉर स्कूल मैनेजर्स लाइक अस। उनके लिए भी बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, जैसे कि एफिलिएशन से संबंधित काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं कि अब आपके पास 2 तरह के परफॉर्मेंस होंगे विच विल बी अवेलेबल इन द नेट फॉर एफिलिएशन। जब आप एफिलिएशन के प्रपोज करते हैं, नए स्कूल आपके पास है, तो करिकुलर मतलब सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में सारे परफॉर्मेंस है, जिसमें सारे जो आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज से आपको परमिशंस लेनी पड़ती हैं, फायर हो गया, वाटर हो गया, बिल्डिंग सेफ्टी होगी, और जितने भी हैं उसको आप फिलअप करके उसके बाद आप सेट बी में आ जाएंगे। तो दे विल गिव यू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबी है, मैं छोटे उसमें ब्रीफ में कर नहीं पाऊँगा, बट येस ऑफकोर्स जो एफिलिएशंस में प्रॉब्लम्स थी, जो मुझे मेजर लगा, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो वो मैं खाली हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि पहले स्कूल्स में जो कन्वेनर्स आते थे इंस्पेक्ट करने के लिए, वो अपनी मनमानी करते थे और अपने तरीके से उसको एफिलिएशन ग्रांटेड और नो, येस और नो में लिखते थे। बट अभी NEP के तहत इवन स्कूल हैज़ द राइट टू आंसर और टू राइट अ परफॉर्मर टुवर्ड्स टू द बोर्ड कि ये जो कन्वेनर आए थे या जो इंस्पेक्शन कमेटी IC कमेटी आई थी, वो हमारे साथ अच्छे बिहेव किए कि नहीं, शुड बी रिकमेंडेड। इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस। वाइस वर्सा हो गया तो अब कोई मनमानी नहीं करेंगे। आप भी जान रहे हैं कि इस मनमानी से बहुत सारे फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आगे होने के चांसेस 0 हो जाएगी। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और पहले 31 जनवरी के अंदर आपको एफिलिएशन के लिए या अपग्रेडेशन के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता था ऑनलाइन, जो कि सिर्फ एक ही बार होती थी। अगर आप बीच में चूक गए तो आपको नेक्स्ट ईयर का
जनवरी तक का वेट करना अच्छा, पड़ता है। मतलब पूरा 1 साल का पूरा प्रोसेस 1 साल का प्रोसेस था जिसमें वेट करना पड़ेगा। फिर आप अगर आप चूक गए, अगर somehow you missed the date, again you have to wait for the next coming dates, which will be again next year January. बट अभी इन्होंने 4 टाइम दे दिया है, अप्रैल भी दिया है, अक्टूबर भी दिया है, जनवरी भी दिया है, एक और मंथ दिया है, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, क्योंकि परफॉर्मेंस सीबीएसई तो मतलब जब आपका टाइम उसके हिसाब से मैनेज हो पाए उस हिसाब से आप इसको एग्जैक्टली। एक और चीज़ अच्छी बात ये है कि नए एफिलिएशन के लिए या नए अपग्रेडेशन के लिए पहले जब अपग्रेडेशन कराते थे या एफिलिएशन फर्स्ट एफिलिएशन कराते थे 3 साल बाद फिर री इंस्पेक्शन करानी पड़ती है, जो कि एनहांस होके अब 5 साल हो गई है। टिल 5 years यू डोंट हैव टू go for a re-affiliation or re-inspection. एक और अच्छी बात, एफिलिएशन ग्रांटेड या नॉट ग्रांटेड अगर बोल दिया गया तो नॉट ग्रांटेड मतलब आपको फ्रेश, आपको फिर से एफिलिएशन के लिए फिर से आपको अप्लाई करना पड़ता था, बट अब वो चीज नहीं है, आपको ना शब्द नहीं मिला है। देयर इज अनदर लीगल पैनल व्हिच हैज बीन सेट अप बाय एमएचआरडी। उस पैनल पे आपका फाइल चला जाएगा और वो आपको समय देंगे कि क्या किस वजह से ना हुई, उसको आप उसको मतलब करेक्ट करके दोबारा से सेकंड स्लॉट में उसको कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये उन्होंने बहुत सारे सुविधाएं और बहुत सारे आपको जो पीयर प्रेशर था या बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होता था, अब उन्होंने बहुत कंफर्टेबल कर दिया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सीबीएसई फॉर द सेम, है ना। पहले आप जिस सोसाइटी से या जिस स्कूल का नाम एक बार चयन कर लिए हैं या आप डिसाइड कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल लोयोला इंटरनेशनल, फॉर एग्जांपल सेंट फ्रांसिस, फॉर एग्जांपल सेंट जेवियर्स, आप ना सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं ना स्कूल का नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस एनईपी के तहत आप स्कूल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, आप सोसाइटी का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये तो मतलब आपके हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज है जो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। डेफिनेटली। तो सर जैसे एनईपी की वजह से जो कंटेंट है उसमें भी कुछ कमी की गई है, करीबन 30-40% की। एग्जैक्टली, वो एनईपी की वजह से नहीं की गई है, वो कोविड की वजह से की गई है, क्योंकि बच्चे जो स्कूल जिनको आना था रेगुलर, वो आ नहीं पा रहे थे। कोर्सेज कंप्लीट करना टीचर्स के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है जी। स्कूल ओवरऑल एजुकेशन डिपार्टमेंट को झंझोड़ के रख दिया कोविड ने, ये तो है ही है। बट फॉर ओवरऑल मैं कहूँगा कि ज़रूरी भी था, अगर 30% कट नहीं करते तो शायद बच्चे इस साल का टोटल असेसमेंट जो होगा सारे बच्चों के ऊपर, एक ये सीवी में ही एक ब्लैक स्पॉट जिंदगी भर के रह गया। हाँ, कोविड टाइम के समय में वी कुडंट, काफ़ी लोग ने जॉब्स भी खोए हैं, और हम जैसे छोटे शहरों में जो सी टायर सिटीज़ में रहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आ जाती है कि क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो उनके घर में बहुत सारे बच्चे भी होते हैं। बड़े शहरों में गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से हम दो हमारे दो रहते हैं, बट छोटे शहरों में ये चीज़ नहीं होता है। जिंदगी चलती रहती है, अचानक कोविड जैसी महामारी आ जाती है, देन दे बिकम हेल्पलेस। उनकी जॉब चली जाती है, उनके रिसोर्सेज मेनली फार्मिंग से होता है, तो नेचुरली उनके क्रॉप से ही उनका घर का खर्चा चल जाता है, उनकी फूडिंग का टेंशन नहीं रहता। बट देयर आर सर्टेन अदर चैलेंजेस जो उनको फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही घर के एक ही बाप के 4 बच्चे हैं तो वो 4 मोबाइल एंड्रॉयड अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें बहुत टफ लगा कि हमें टाइम टेबल ऐसे फ्रेम करना है कि छोटा वाला बच्चा भी पढ़ाई कर पाए और बड़ा वाला बच्चा भी पढ़ाई कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक ही घर के अगर 2 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है पापा मम्मी का कोई भी छोटा सा सस्ता फ़ोन से काम चल जाएगा, बट बच्चे सस्ता फ़ोन से जिसकी मेमोरी हाई होगी, जिसकी रिजोल्यूशन हाई होगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलाना है, तो इंडिया के लिए एज ऑफ नाउ एक बहुत बड़ी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या OTT प्लेटफॉर्म या जिसको भी कहिए, पूरे कंट्री एज अ होल, बड़े शहरों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट छोटे शहरों में ये बहुत बड़ी चैलेंजेस है। सेकेंडली इंटरनेट की बहुत बड़ी चैलेंजेस है, क्योंकि इंटरनेट की जो स्पीड है वो छोटे शहरों में नहीं मिल पाती है। दो जियो अपना भरपूर कोशिश कर रही है, बट इंस्टॉलेशन मोड में है, अभी टोटली डेमोन्स्ट्रेशन मोड में है, अभी तक दिए नहीं उन्होंने सब जगह, अभी तक उन्होंने रिलीज़ नहीं किए हैं। बचता है आपके पास एयरटेल, बचता है वोडाफोन दैट इज़ VI, और बचता है BSNL का भी आज रास्ता यहाँ खुद गया, कल वहाँ खुद गया, तो मतलब डिफिकल्टीज, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है। ऐसे स्कूल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनमें आधे दिन क्लास ही नहीं चल पाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। तो आवर कंट्री हैज़ टू कम अप विथ ऑल दिस फैसिलिटीज़, तभी हम इस ऑनलाइन क्लासेस को या OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर इस एजुकेशन सिस्टम को करने में हमें समय लगेगा। मतलब शहर के लिए तो शायद थोड़ा सा इजी है, डेफिनेटली, बट इंडिया इज अ कंट्री वेयर 3/4 तो
गाँव ही है, जी, जी, है ना? सही। तो 1/4 ही शहर है, खाली मेट्रो सिटीज़ को छोड़ देंगे आप, बाकी तो गाँव ही गाँव है। तो अब या तो फिर हमारे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन गाँव को इतना मजबूत कर दे, जैसे कि गुजरात में मैंने देखा, बहुत अच्छा है, नो डाउट डेवलप्ड है, इट्स अ रोल मॉडल टू द एंटायर कंट्री। मैं चाहूँगा कि गुजरात जैसे शहर हर बाकी इंडिया के हर स्टेट्स के हर गाँव में हो। तो सर ये मतलब आगे मतलब आने वाले टाइम पे अब चूंकि सारी चीज़ें चेंज हो रही है, सब कुछ बदल रहा है, राइट। तो इन नेक्स्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में आप क्या सोचते हैं कि मतलब वो चीज़ें और देखिए, डेवलपमेंट के एंगल से तो चेंजेस तो बहुत यूटर्न ले रही है। वी नीड टू बी वेरी मच अवेयर कि ऐसे कोविड एक आया है। मैं ये प्रेडिक्शन मतलब देखते रहता हूँ, मैं भी यूट्यूब चेक करते रहता हूँ, यूट्यूब के काफ़ी सारे चैनल्स में चेक करते रहता हूँ, देयर आर प्रीवियस पीपल हु हैव प्रेडिक्टेड। तो मुझे खाली प्रेडिक्शन के एंगल से नहीं, वैसे भी लगता है कि और भी कोविड्स आएंगे। वी नीड टू गियर अप, वी नीड टू बी एडवांस, वी नीड टू गो विद द सिस्टम, है ना? और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मुझे नहीं लगता कि इस पर ख़त्म हो पाएगा, ये अभी लंबा चलेगा। सो पीपल, जो पेरेंट्स है या जो स्टूडेंट्स है, उनको एक तरह से प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा पढ़ने के लिए। क्योंकि इतने टाइम मतलब हम लोगों ने पहली बार ये चीज़ देखी, इतना Right, लंबा सबके लिए टाइम पहला बार था। बंद, सब कुछ बंद, जबकि रेलवे आज तक बंद नहीं हुआ, लेकिन वो भी बंद। तो बट मुझे लगता है कोविड जैसे और भयंकर कोविड्स आएंगे। तो मतलब हम लोग को शायद पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम चीज़ों को Now you should be हर बार की तरह वैसे इस everybody बार should be planned, and you have to think out of the box, or you have to create a new box, or you have to break the box. तो सर अब एक चीज़ बस आपसे और समझना चाहेंगे कि आपकी एडवाइस पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए या बच्चों के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी कि आने वाले टाइम पे कैसे बच्चों और पेरेंट्स के लिए तो यही है कि कोविड ने बच्चों और पेरेंट्स को बहुत करीब से देखा होगा या बहुत करीब रहने का मौका दिया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों को पूरा समय दे, और पेरेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, और बच्चे भी देखिए, प्रीवियसली अगर आप जाएंगे, आप न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। पहले ज़माने में व्हेन दे वुड हैव बीन फैमिलीज जिसमें 21 परिवार के लोग रहते थे, चाचा भी रहते थे, ताऊ जी भी रहते थे, चाची हम लोग ऐसे रहे हैं, मतलब एक ही घर में बहुत बड़ा सा घर पूरा। तो आप लेगेसी, आप संस्कार, ये सारी चीज सीखते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि इस न्यू दौड़ के रेस में सब लोग को न्यूक्लियर फैमिलीज पे चले गए, फादर भी जॉब कर रहे हैं, मदर भी जॉब कर रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है, मेड सर्वेंट के ऊपर बच्चे छोड़ दिए हैं। देन द चाइल्ड हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट इनटू रॉन्ग हैंड्स यूजुअली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर वक्त होता है, बट उनका जो एक प्राइवेसी है, उनको हमेशा फैमिली मेम्बर्स के साथ घिरे हुए, नानी की कहानी और दादी की कहानी तो नहीं सुनने को मिलती है। तो दादी की कहानी, नानी की कहानी, ये सारे एक्सपीरियंसेस होते थे। वो भी कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती थी, देवर ऑल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, है ना। यूजुअली जो दादी नानी होती थी वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि वो उस जमाने के थे, एक मतलब 4 डिकेड्स 5 डिकेड्स पहले के थे, तो वो उस समय एजुकेशन का इतना वैल्यू नहीं था, बट मॉरल वैल्यूज बहुत थे। तो मैं यही कहूँगा कि मॉरल वैल्यूज के लिए माँ बाप साथ में रहें, बच्चे को समय दे, बच्चे को समझे। Then we should come to an end now, because as even you are running short of time, even I am running short of time. Please like and please subscribe. If you want any kind of information, please do contact Reggie as well as me. We are running various schools in the name of St. Xavier's, and we run slum schools also. At the same time, we are working out for artificial intelligence also. So आपको भी कोई artificial intelligence से कोई knowledge की ज़रूरत है, I mean. So please do, don't forget to call us, or you can call up Reggie directly, and you can get all the information about artificial intelligence also. Thank you. Thank you so much.